प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी के बाद 7 जमातों के वोटों से बनने वाली हुकूमत को मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है, लेकिन ये क्या कि हुकूमत को इत्तेहादी सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही पार्टी के सीनियर रहनुमा अब इसे ऑन करते हैं। जिस खास बंदोबस्त से मौजूद सेटअप खड़ा किया गया है, इसमें मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब जैसे नाम तो नज़र आते हैं, मगर जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो मुझे क्यों निकाला से पहले वाली हुकूमत में नवाज शरीफ के साथ ही नज़र नहीं आ रहे हैं। जो चेहरे मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ खड़े थे, उनका आज सेटअप में कोई नामो निशान भी नहीं है। कोई सोच सकता है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो और जो ख़जाने की कुंजी है वो इसहाक डार साहब के पास ना हो। हालात का जबर देखें, ऐसा हो चुका है। बात वोट को इज्जत दो से मैंडेट चोरी तक पहुंच चुकी है। बात मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों बुलाया तक पहुंच चुकी है। बात साड़ी गल हो गई से साढ़े नाल हथ हो गए यहां तक पहुंच चुकी है। बात सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने से जबरदस्ती हुकूमत बनवाई गई यहां तक पहुंच चुकी है। जो बात पाकिस्तान को नवाज दोस्त से शुरू हुई थी, वो शहबाज से गुजारा करो इस पर आकर ख़त्म हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बहकावे में आ गई है, या हाईजैक कर लिया गया है, या वाकई हाथ हो गया है। सवाल ये भी है कि टुथलेस, इसको हम बाइख्तियार हुकूमत नहीं कह सकते। ऐसी हुकूमत लेना किसकी पॉलिसी थी? क्या सिर्फ पंजाब हुकूमत के लालच में नून लीग को वफाकी हुकूमत का गले पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा है? क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून जो कल तक वोट को इज्जत दो का एक बयानिया लेकर चल रही थी, आज इससे सबसे बड़ी दरबारी जमात होने के ताने मिल रहे हैं। शायद यही वजह है कि मखदूम जावेद हाशमी से चौधरी निसार तक, शायद खाकान अब्बासी से मिफ्ता इस्माइल तक जैसे लीडर्स पार्टी से अपनी राहें अलग कर चुके हैं। हालिया दिनों में आसिफ किरमानी से साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर भी पार्टी की जो हालिया पॉलिसी है, जाहिर है वो भी लाताल्लुक है, कहीं नज़र नहीं आते हैं पार्टी पॉलिसीज़ में, पार्टी के रहनुमाओं के साथ, लोगों के साथ। इन रहनुमाओं को वोट को इज्जत दो का बयानिया हाथ से फिसलने का दुख खाया जा रहा है, जिसका वो आजकल बरमला इजहार कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब कल ही मेरे ही शो में कहते हैं, कल कहा है उन्होंने कि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, हमसे बनवाई गई है। कनपट्टी पर बंदूक कल भी थी, आज भी है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। क्या मजबूरियां थीं? अगर नहीं बनाना चाहती थी नून लीग, किसने जो थी वो कनपट्टी पर बंदूक रखी और कहा बनाओ हुकूमत? देखें, जहां तक तल्लक है कनपट्टी पे बंदूक रखने का, वो तो आज भी है। जिन खदशात का जिक्र करके हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे या बनाना ही नहीं चाहते थे, वो खदशात आज भी मौजूद हैं। तो ऐसी मजबूरियों से भरी हुई हुकूमत जो है, जो लोग रहना ही नहीं चाहते, हुकूमत का हिस्सा होना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो हुकूमत कर रहे हैं, ये सेटअप कब तक चलेगा? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके नाम के साथ साबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून लगाया जाए या स्टिल हम कहें कि नून लीग के रहनुमा? बड़ी कन्फ्यूजन है, मैं कहते कहते रुक गई, फिर मैंने कह दिया साबिक गवर्नर सिंध। अच्छा, नहीं, मैंने तो मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी है। अच्छा, नहीं छोड़ी, नाराजगी है? जी नहीं, मतलब नाराजगी मेरे ज़ाहिर है पब्लिकली मैंने पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया है अपना, उससे डिसएग्रीमेंट है पार्टी के लिए पॉलिसीज़ के साथ, बहुत से लोगों का होता है, और मेरा ख्याल है इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बर्दाश्त भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी बात होती है, तो अगर मेरा इख्तिलाफ सही नहीं है, तो अगर मैंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से फरवरी 8 फरवरी 9 के इलेक्शन के हवाले से, तो जावेद लतीफ़ ने भी वही बात की है और राना सनाउल्लाह ने भी वही बात की है, और कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी डिफ़र नहीं करते हैं पार्टी पॉलिसी से। वो भी ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, इलेक्शन सबको ही बहुत ही शदीद वो इख्तिलाफात हैं और इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। अब ये डिफरेंट अंदाज होता है बात करने का। मैं और आप अगर घर में बैठ के बात करेंगे तो खुल के बात करेंगे, पब्लिक में आके पार्टी को डिफेंड भी करना होता है, पार्टी की पॉलिसी को भी, लेकिन उसमें भी हर एक का अपना तरीक़ेकार होता है। कल डॉक्टर अफनान ने एक प्रोग्राम में कहा कि रिजल्ट्स चेंज किए गए। अगर आप इसको सिर्फ उठा लें तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है वो, अगर आप पूछेंगे डॉक्टर अफनान से, तो वो पार्टी में ही है। लेकिन जो जुर्रत शायद खाकान अब्बासी साहब ने की, या मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो आजकल एक नई पार्टी बनाने की भी बात हो रही है, नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं, क्या जुबैर साहब भी उसका हिस्सा होंगे? फिर ऐसी जुर्रत तो कोई करता है ना कि बिल्कुल राहें जुदा कर ले। जो पार्टी को इज्जत दो का बयानिया था, वोट को इज्जत दो का बयानिया था, आपका भी इख्तलाफ इस चीज़ पर है, तो आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या राहें अलग कर लेंगे?
नहीं, अब वो जो देखें, एक तो नई पार्टी बनना, उसको आके लेके जाना बहुत चैलेंजिंग होता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, किसी भी जमहूरियत में टू पार्टी सिस्टम ज़्यादातर पूरे, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखें, ज़्यादा एक थर्ड पार्टी होती है। पाकिस्तान में थोड़ा सा अनयूजुअल था कि पीटीआई ने दो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उनको चैलेंज किया था और बहुत हद तक अपनी स्पेस बनाई थी और अभी भी है, बट इट्स नॉट इजी। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें, इमरान खान को 15 साल लगे थे, 96 में पार्टी फॉर्म की थी, 2011 तक उनको एक सीट मिली थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे और सब पाकिस्तान का दुनिया भर उनको जानता था। और वो भी 2011 में जब उनको स्पेस मिली थी तो उसमें भी एक बहुत बड़ा धक्का उनको पीछे से लगाया गया था ताकि शरीफ सरदारिस को ख़त्म करने। सो इतना आसान नहीं होता। जनरल मुशर्रफ ने पार्टी बनाई और असलम बेग साहब ने पार्टी बनाई और बहुत से और दूसरे लोगों ने भी पार्टीज बनाई, इफ्तिखार चौधरी साहब ने। और दूसरी बात यह है कि पार्टी में सिर्फ इसलिए कि आपका प्रेजेंट पार्टी से इख्तलाफ है तो आप दूसरी पार्टी की भी तो कोई कुछ होगा, पॉलिसी होनी चाहिए ना, कि उसकी मईशत के हवाले से क्या पॉलिसी है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, फॉरेन पॉलिसी क्या है, दूसरी चीज़ों पर गवर्नेंस का क्या है, और पाकिस्तान के जो इतने शदीद मसाइल हैं उसको हल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुबैर साहब, मसला यह है कि यहाँ पर पार्टियों से जब कोई डिफर करता है और बड़ी जुर्रत के साथ डिफर करता है, जैसे शायद खाकान अब्बासी की मैंने बात की, मैंने आपकी बात की, मिफ्ता साहब की बात की, तो फिर आसान नहीं रहता पार्टी में अपनी वो जगह बनाना जो कभी आपकी हुआ करती थी, जो कभी मिफ्ता इस्माइल साहब की थी या जो शायद खाकान अब्बासी की थी। आप समझते हैं कि वो जगह आप लोग दोबारा बना सकते हैं इतने डिफरेंसेस के बाद? जी देखिए ना, अभी भी पार्टी में मैं आपको एक शाज़ी बिल्कुल फ्रैंकली, हम तो डिफेंड करते थे, आप लोग सवाल पूछते थे कि ये पार्टी में दो बयानियाँ हैं। जब ड्यूरिंग द पीरियड जब पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी, एक मुफाहमती बयानिया था, एक मज़ाहमती बयानिया था। कुछ लोग मुफाहमती बयानिया के साथ खड़े थे और कुछ मज़ाहमती बयानिया के साथ, लेकिन दोनों जब आपके सामने आते थे, पब्लिक में आते थे, तो दोनों चीज़ों को नहीं जी वो एक ही है, हालांकि वो एक नहीं था, बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी दो डिफरेंट नज़रिए थे कि किस तरह से हमने फाइट बैक करना है। उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब की जो फिलॉसफी है, उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी इकनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से जो उनका तरीका है या प्रपोजल है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ हर हद तक जाने के लिए तैयार होंगे इंडिया के साथ रिलेशंस को ठीक करने के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब बहुत कॉशियस होंगे, वो एक स्टेप भी नहीं उठाएंगे। जैसे आपने देखा 16 महीने में अगर आप रिकॉल करें तो उन्होंने एक स्टेप, अब इसको अगर वापस लेके जाएं मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने से, वाजपेयी साहब को बुलाया, वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा स्टेप था। उस वक्त की जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो अपोज कर रही थी। लाहौर पीस अकॉर्ड हुआ। इसी तरह से जब वो तीसरी दफ़ा थे तो मोदी साहब को यहाँ जब वो उनके घर में शादी हो रही थी, मियाँ नवाज शरीफ के घर में उनकी ग्रैंड डॉटर की, तो उस वक्त एक आउट ऑफ दी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स उन्होंने इनकरेज किया कि मोदी साहब आए। कहने का मतलब ये है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ थिंकिंग के लोग हैं, वो ऑब्वियसली वो दो भाई हैं, तो उस हवाले से वो डिफरेंसेस उस तरह से सामने नहीं आते। तो हमने देखा कि 8 फरवरी के बाद जो मुफाहमती एक बयानिया था शहबाज शरीफ साहब का, वो जीत गया और वो वजीर आजम बन गए। जी, उनका मुफाहमती बयानिया जो था वो सिर्फ 8 फरवरी को नहीं जीता था, वो उससे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पीरियड था उस वक्त से वो बेसिकली जीत गया था, क्योंकि उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने का मतलब ही ये था कि हमने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उसको ख़त्म करके कहीं ताला लगा के बंद करना पड़ा था, और इस वजह से हमें वो ज़ाहिर है एक मुफाहमती बयानी को अपनाना पड़ा था। तो ये एक प्रोसेस था जो कि मेरा ख्याल है पार्टी, और उसी वक्त से इख्तलाफात भी पार्टी में होने शुरू हो गए थे। सही। अच्छा जुबैर साहब, ऐसी आपको क्या मजबूरी समझ में आती है कि जब हम राना सनाउल्लाह साहब को ये कहते सुनते हैं कि मोहसिन नकवी साहब चाहें वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, फिर उनसे कोई पूछे कि मोहसिन नकवी साहब तो शहबाज शरीफ साहब को आंखें दिखाते हैं, तो आगे से बड़े प्यार से कहते हैं कि हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब ऐसे ना करें। राना साहब की वो ललकार, वो जुर्रत, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया है, ऐसी क्या मजबूरी है? और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जब आपकी हुकूमत होती है तो 2 बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, आपको भी पता है, काबीना में वज़ारत दाखिला होती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है।
अब इस हुकूमत के पास दोनों ही नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि नून लीग की हुकूमत आए और डार साहब बने ना वजीर खजाना। ये क्या हुआ है अचानक, इतनी क्या मजबूरी थी? जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है और इसमें बहुत वजन है, और इस वजह से मुस्लिम लीग के जो चाहने वाले हैं, मुस्लिम लीग के अपने जो लोग हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि देखें, ये एक इस पे कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई शाइनेस शो करे या शर्माने की बात हो। हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पावर के लिए compete करती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। अगर कोई कहता है कि जी आप पावर के लिए करते, पावर के लिए करते हैं ना, ताकि आपका एक थिंकिंग है, आपका एक मंशूर है, आप मुल्क की खिदमत करने चाहते हैं, आप compete करते हैं। उसी तरह से जो उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी अपनी पर्सनल पावर के लिए compete कर रहे होते हैं। अगर जिसने खास तौर पर जद्दोजहद की होती है, मुश्किल वक्त में जद्दोजहद की, जिस तरह राना सनाउल्लाह की आप बात कर रही हैं, और जब हुकूमत आई PMLN की तो वो बाहर हों। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो कि ज़ाहिर है इसाक डार साहब के तो अनथिंकेबल था कि PMLN की हुकूमत हो और उसमें इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ना हो, बावजूद इसके कि वो बनना चाहते हों। तो ये तो एक इतना बड़ा कू हो गया है कि जिसकी कोई मतलब लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, उसके झटके, लेकिन ये एक हकीकत है। तो वो अगर आपको अपनी काबीना की सिलेक्शन में आपके पास खुद उसकी जिम्मेदारी ना हो और खुद आप ना हो, क्योंकि इसमें मुश्किल ये होता है कि अभी तो जो भी है बन गए हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो अकाउंटेबिलिटी इन्होंने नहीं देनी होगी। मोहसिन नकवी साहब नहीं देंगे, औरंगजेब साहब नहीं देंगे, वो तो वापस चले जाएंगे, वो तो पार्टी की कमिटमेंट ही नहीं है उनके साथ। और औरंगजेब साहब तो कहेंगे मैंने तो प्लान बनाया भी नहीं था, मुझे तो ये कहा था ये इम्प्लीमेंट करना है। ये तो PMLN की फिलॉसफी, PML का मैनिफेस्टो बनाने में कोई और। अवाम ये पूछेंगे कि भाई महंगाई क्यों हुई, बेरोजगारी क्यों हुई और दूसरे मसाइल क्यों नहीं आपने हल किए, तो उस वक्त जाहिर है इसाक डार साहब को या किसी और को अवाम के सामने जाकर मुस्लिम लीग नून कहीं ट्रैप हो गई है, ट्रैप कर लिया गया है मुस्लिम लीग नून को। देखें, आपने सुना होगा जावेद लतीफ़ साहब को भी, राना सनाउल्लाह को भी, और लोगों ने भी ये कहा है और जिम्मेदारी के साथ कहा है, और मैं भी ये कह सकता हूँ कि जब जो रिजल्ट्स फरवरी 8 के बेसिस पर आए थे, उसके बेसिस पर राय ये थी कि जी, और शहबाज शरीफ साहब की राय ये थी कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी ऐसी आवाज़ें आई, आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ को भी, इवन शहबाज शरीफ साहब को भी पब्लिकली, कि जी हम नहीं चाहते हुए भी हम हुकूमत में रहना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान उस मुश्किल में, उस दलदल से बचाने के लिए हमने कुर्बानी दी अपने पॉलिटिकल कैपिटल की, और हम अच्छा, वैसे यहाँ पे रुके जरा, आप मुझे बताएं, आप बड़ा उस वक्त करीब थे, मुझे बताएं कि वाकई 2022 में मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, जो ये आज क्रेडिट लेते हैं कि हमने बचाया? मेरे हिसाब से नहीं, मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल गलत तरीके से बयानिया बनाया गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अगर के करीब जो आया था मुल्क सही मानों में, तो वो आया था जून 2023 में, जब आपको पता है कि उस वक्त IMF के साथ तकरीबन 9 महीने से बिल्कुल स्टॉल्ड थे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और उसका पैमाना बड़ा सिंपल सा होता है शाजिया। अगर डिफॉल्ट देखें ना, डिफॉल्ट होता है डॉलर्स पर, रुपयों पर नहीं होता कि आपने जो फॉरेन ऑब्लिगेशंस हैं, आपके पास क्या इतने रिजर्व्स हैं कि आप उसको पे कर सकते हैं। अब मैं अगर 2 फैक्ट्स बता दूं, एक तो आप खुद भी चेक कर सकती हैं, आप खुद उस वक्त भी मीडिया से आपका ताल्लुक था कि जनवरी-फरवरी 2022 में आप उठा के देख लें किसी एक प्रोग्राम में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या कहीं आपने ये सुना था कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया तो ये कहना शुरू कर दी। अब जब 2022 का साल शुरू हुआ है तो तकरीबन $17 बिलियन, $16 बिलियन के, बल्कि $16.8 बिलियन, लेट मी बी वेरी एग्जैक्ट, के स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे। ठीक है, आज स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं $8 बिलियन के। मैं सिर्फ स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त ज्यादा थे या अब ज्यादा है। और एक वक्त आया था PMLN की हुकूमत में तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2022 में, जब $3 बिलियन से भी नीचे गिर गए थे। और दूसरा इंडिकेटर होता है कि चूंकि रिजर्व्स कम होते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है, एक्सचेंज रेट बहुत बुरे तरीके से रुपए की कदर गिरनी शुरू होती है। वो आपने देखा कि 2022 में किस तरह से गिरनी शुरू हुई कि 182 पर लिया था और वो गिरते 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 गिरते
गिनते 300 से भी ऊपर चला गया, और उस वक्त भी कोई ये नहीं किसी को पता था कि जी ये 330 का मिल सकता है, ये 335 का मिल सकता है, या रुकेगा कहाँ। सो डिफॉल्ट तो वो होते हैं, वो इंडिकेटर होते हैं मार्केट के कि जो जिसमें आपकी करेंसी भी सर्टन नहीं होती, बुरे तरीके से जो हाल है हमारी मैशियत का, गिर रहे होते हैं। अब देखें ना, हम तो डिपेंड ही IMF पे करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि हम 23 प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, ये 24वां प्रोग्राम है। जब 23 प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपकी मुल्क की जो मैशियत है वो संभल नहीं सकी। इंडिया मेरे ख्याल में 95 या 96 के बाद वो IMF नहीं गया, अब वो पाकिस्तान दुनिया में एक बड़ी मैशियत बनने जा रही है, स्पेशली इस रीजन में। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आज भी हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे। भाई टैक्स नेट में फलां को लेके आना है, फलां तबके को लेकर आना है, सरकारी इदारों को हमने जो है ना फिक्स करना है, एनर्जी सेक्टर में हमने बेहतरी लेकर आनी है। मुझे बताएं सब में नया क्या है? हम तो पिछले 70 सालों से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं। तो आपको कुछ लग रहा है कि ये सही होगा कुछ? जी शाजिया, देखिए एक तो ये बड़ा मैं इसको कहता हूँ धोखा दिया जाता है पाकिस्तानी अवाम को कि जी IMF हम अगर कर लेंगे, IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा तो एक तरह से खुशहाली आ जाएगी, मईशत ज़बरदस्त होगी। और कहा यह जाएगा, और अभी कहना भी शुरू कर दिया कि जी अगले 2 साल बड़े मुश्किल होंगे। और 2 साल मुश्किल कैसे होंगे? एलीट के लिए मुश्किल नहीं होंगे। पिछले 6 साल में 3 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम्स आ चुकी हैं काले धन को सफ़ेद करने के लिए, अमीर लोगों के लिए, एलीट के लिए 3 दफ़ा। 2 दफ़ा इमरान खान ने दी थी, 1 दफ़ा उससे पहले PMLN की हुकूमत ने दी थी, उससे पहले भी दी थी। उन्हीं के लिए वो स्पेशल रेट्स दिए जाते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं को ही मुरायात दी जाती हैं सस्ती गैस देने के लिए। और बेल्ट टाइटनिंग जिसके लिए कहते हैं कि बड़े मुश्किल वक्त है, तो बेल्ट टाइटनिंग वो है अवाम के लिए। कैसे टैक्सेस और बढ़ाए जाएंगे, कैसे बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, कैसे गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, पेट्रोल की कीमत, कि जी बड़ा मुश्किल वक्त है। और अभी हमें कुर्बानी देने की, कुर्बानी मासिस से मांगते हैं। और उसका देखें ना, आज अगर आप देखें कि 23 प्रोग्राम की जो हुए, वो 23 प्रोग्राम के बाद आज पाकिस्तान में तकरीबन 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, अभी UN की रिपोर्ट 2-3 दिन पहले आई है, वो सब सहारन अफ्रीका के बराबर है, सबसे खराब है रीजन में। चाहे वो एजुकेशन ले लें, चाहे वो हेल्थ ले लें, चाहे वो साफ पीने का पानी ले लें, या औरतों के जो मसाइल हैं उनको आप ले लें। पॉपुलेशन ग्रोथ है तो अनइवन है, इतनी ज्यादा है कि फिक्स करना है। आप BIA की निजकारी की बात करते हैं, आप स्टील मिल्स की करते हैं, लेकिन हम तो आपसे सुनते हैं, जाहिर है आप बहुत ज्यादा करीब रहे हैं नून लीग की किचन कैबिनेट के। आप कहते हैं कि PIA, स्टील मिल्स और फेस्को की निजकारी बड़े बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में थी, लास्ट उसके वो चल रहे थे मराहिल, डार साहब ने होने नहीं दी। तो जो वो तब नहीं हुकूमत ने होने दी, इन लोगों ने नहीं होने दी, वो आज ही फिर सारे मराहिल कैसे तय करेंगे? आज भी क्या ये गोलियां ही दे रहे हैं आवाम को? देखें, एक तो ये मैं इसमें वजाहत ये भी कर दूं कि जो 23 प्रोग्राम लिए हैं और वो फेल हुए पाकिस्तान मईशत को आगे लेके जाने से, उसमें IMF का कोई कसूर नहीं है। कि IMF तो एक बैंक की तरह है, आप जाते हैं उनसे पैसे लेने के लिए, वो कुछ कंडीशंस लगाते हैं, वो उसके बदले में आपको डॉलर्स दे देते हैं, उससे आपके डॉलर के मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन जो आपने इस्लाहात करनी होती हैं या रिफॉर्म्स जो करनी होती हैं, जो आपने जिनका जिक्र किया, जिसमें ये प्राइवेटाइजेशन भी है, जिसमें एनर्जी सेक्टर के भी रिफॉर्म्स हैं, टैक्स सेक्टर के भी रिफॉर्म्स हैं, अगर आज ये शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि हमें सबको टैक्स नेट में लाना होगा, तो ये सवाल तो बनता है कि 2 साल पहले आप क्यों नहीं, आपने क्या एफर्ट तो बता देना। व्हाट वर द लिटिल स्टेप्स दैट वी टुक टू रिफॉर्म द टैक्स सेक्टर देन 2 साल पहले। और इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में अगर लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस हैं, वो इतने बेइंतहा हैं, या गैस सेक्टर पे जिसकी वजह से 5.6 ट्रिलियन या 5.7 ट्रिलियन के सर्कुलर डेट हो गया गैस और इलेक्ट्रिसिटी मिला के, तो ये फिर वो जो छोटे स्टेप्स थे वो आपने क्यों नहीं लिए थे? तो अवाम का जो ट्रस्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैं केयर टेकर के जमाने में कह सकता हूँ, मुझे बताएं जुबैर साहब, ये स्टेट आप नहीं समझते कि नून लीग के कारकुन को उम्मीद यही थी कि नवाज शरीफ ने ही वजीर आजम बनना है, और जितना वोट अभी पड़ा 8 फरवरी को नून लीग को, वो नवाज शरीफ साहब के नाम का ही वोट पड़ा है? आप समझते हैं कि अगर पहले ऐलान हो जाता जी नवाज शरीफ तो इस सारे खेल से बाहर है, वो तो वजीर आजम बनना ही नहीं चाहते हैं, शहबाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे, आप समझते हैं जितना वोट पड़ा है इनको पड़ता या ये भी ना पड़ता? एवरी सिंगल वोट जो पड़ा है फरवरी 8 को PMLN को, वो नवाज शरीफ के नाम पर पड़ा है, और इस उम्मीद से पड़ा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ये तो पब्लिक स्टेटमेंट्स देख लें, जलसे देख लें, तमाम जो मराहिल थे जो इलेक्शन कैंपेन के थे, अक्टूबर 21 को मियां नवाज शरीफ वापस आए थे और उस वक़्त से ये बिल्टअप कर दिया गया था बयानिया, क्योंकि ये महसूस हो गया था कि 16 महीने की हुकूमत में जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से हम आवाम के पास जाना मुश्किल होगा। फिर वोट को इस प्रो एंटी एस्टैब्लिशमेंट से प्रो एस्टैब्लिशमेंट का इतना बड़ा जंप लिया गया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एक उम्मीद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कि उनके वो 3 अदवार याद दिलाए जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है वर्कर्स जो थे वो चार्ज जब इसी वजह से हुए थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर साहब कह रहे हैं मैंने तो पार्टी अभी नहीं छोड़ी, तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान की क़ैद के दौरान रहनुमाओं के आपस की उनकी लड़ाइयाँ हुकूमत के साथ लड़ने से भी अब एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इससे पहले कि पीटीआई अपने मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम को साबित करती, इससे पहले कि पीटीआई अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके एहतजाजी तहरीक चलाती, इससे पहले कि पीटीआई इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम देती, पार्टी के अंदर एक रिफ्ट का माहौल बन चुका है। जब लीडर्स एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाएं तो पार्टी और उनके जो मकासद होते हैं, कॉज होते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। यही कुछ हमें पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि जो जमात अपने अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा ना कर सके, वो अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक कैसे चलाएगी। ये पार्टी के जो रहनुमा हैं ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इसका मुश्किल वक्त में पार्टी को सपोर्ट और वोट करने वाले कारकुनों पर क्या असर पड़ रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ ये वाज़े किया कि पीटीआई के अंदर कुछ साजिशी अनासिर आज भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि साजिशी अनासिर हैं तो उन्हें बर वक्त फिगर आउट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों पार्टी से अलग नहीं किया जा रहा ताकि पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से पार्टी के जो वो लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके नाम सामने लाकर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरयार अफरीदी से शेर अफजल मरवत तक मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक होने से बचाया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि सीनियर लीडरशिप पार्टी रहनुमाओं के कोर कमेटी की सतह पर मसाइल हल करने में नाकाम क्यों है। कोर कमेटी के ऊपर एक और सियासी एपिक्स कमेटी बिठाने से बदलेगा क्या। ईद के बाद तहरीक-ए-इंसाफ का अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सड़कों पर आने का प्लान है। इस एहतजाज को लीड कौन करेगा, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका। हुमायूं साहब, ईद के बाद जो आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही इतनी ज़्यादा रिफ्ट मौजूद है, पार्टी के अंदर ही इतने इख्तलाफात मौजूद हैं। जब घर के अंदर इत्तफाक ना हो तो बाहर आप दुश्मन को टफ टाइम नहीं दे सकते। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ इख्तलाफात हैं। मैं इसको इतना नहीं लेकर चलूंगा, मतलब ये एक्सेजरेशन हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात हमेशा रहते हैं, हर पार्टी में रहते हैं, हम हर जगह पे रहते हैं। जहाँ भी 3 से ज़्यादा लोग हो जाए वहाँ पे इख्तलाफात या जिसको हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, मतलब एक तो होती है कि डिसएग्रीमेंट, एक होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो बाज़ दफ़ा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लोग इख्तलाफात के लिहाज से आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज होती है, लेकिन पार्टी पॉलिसी जाहिर है मफाहमत को या मज़ाहमत को लेकर अगर आपने एक फैसला करना है तो वो पार्टी पॉलिसी होगी। लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि एक लीडर कहे कि हमने मज़ाहमत पर चलना है और दूसरा कहे मफाहमत पर चलना है। मफाहमत या मज़ाहमत ये एक ऐसी बात है जिसको पार्टी पॉलिसी समझा जाएगा ना, तो ये इख्तलाफ नहीं है, ये पार्टी पॉलिसी हर कोई अपनी अपनी मर्जी की बता रहा है। सर इस तरह होता है, इसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। कोई कहते हैं कि हम लोग जाके इसमें मज़ाहमत करेंगे, बाज़ लोग कहते हैं कि हम मफाहमत करेंगे। सो देयर आर पीपल, और इसमें कोई शक नहीं, देयर आर पीपल जो प्रो मफाहमत है, देन देयर आर पीपल जो प्रो मज़ाहमत है। अच्छा, इसको लेकर जब ये पार्टी के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली ये बात ली जाती है और इमरान खान से बात की जाती है। इमरान खान ने 2 टोक लफ्ज़ में बता दिया कि हम मफाहमत नहीं करेंगे, हम मज़ाहमत करेंगे, तो उसके बाद तो मसले ख़त्म हो गया। अब चाहे जो लोग जो मर्जी समझते रहे, जब
बात आ गई कि हम मफामत नहीं कर रहे, हम मजामत कर रहे हैं और हम लोग इस एहतजाज को लेकर चलेंगे आगे, तो फिर तो आगे बात ही खत्म होगी। मजामत किसके खिलाफ, किसके सामने खड़े हो रहे हैं आप लोग? किसके मजामत किसके खिलाफ कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली जो मजामत है ना, ये उस इलेक्शन कमीशन या उस सिस्टम के खिलाफ है कि जो कि वोट को बदल देता है। फॉर एग्जांपल, हमने देखा हुआ है कि फॉर्म 49 भी वो हो गए, उसके बाद लोगों ने 2-2 महीनों से नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में जाना भी शुरू कर दिया है। अब उसके बाद अचानक बात आती है कि जी रिकाउंटिंग होती है। अच्छा, रिकाउंटिंग का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, अब उनके जो वोट हैं वो पहले लेट्स से अगर 500 वोट डिस्कार्ड हुए थे तो अभी 4000। तो इसका मतलब है आप लोगों का जो एहतजाज है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, सिर्फ जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं नून लीग की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, इनके खिलाफ एहतजाज नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोग तो खुद हुकूमत नहीं लेना चाहते थे बकौल नून लीग के रहनुमाओं के, उनको तो दी गई है, ज़बरदस्ती बनवाई गई है, तो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। बेसिकली एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। ये बाकी बहुत बेचारे, ये रोटी को चोची कहने वाले बेचारे लोग हैं, इनको पूरी तरह पता था, ये उसमें 100% इन्वॉल्व है। दे आर ये सारी चीजें इनके लिहाज से हुई है। और देखें, ये जो हुआ है ना, जो इन्वॉल्वमेंट थी, मैं आपको बताता हूँ, ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में मिली भगत थी, इसी वजह से ही ये सारी चीज थी। आपको पता होगा कि पंजाब में और केपी में केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उस वक्त नून लीग की या पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट थी फेडरल में। इन लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी की और आर्टिकल 224(2) के तहत इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से लोगों के घरों में घुस के औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, उनकी भी जो है ना चादर और चार दीवारी को पामाल किया। अब ये वो क्या कह सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। पहले अपनी पार्टी को तो आप लोग, अपनी पार्टी से तो उन लोगों को निकाल दें। आप लोगों की कोई भी जो प्लानिंग है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक ऐसे लोग पार्टी में बैठे रहेंगे जो बकौल इमरान खान साहब के, जो बकौल शहरयार अफरीदी साहब के आज भी पार्टी में ऐसे आस्तीन के साथ मौजूद हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब घर के अंदर ही नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन बैठा हो तो बाहर तो आप किसी को क्या कहेंगे? तो पहले अपने घर को तो क्लीन करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और लोग मुख्तलिफ किस्म के वो मतलब ये चीज़ें करते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अब हमें पता है कि बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि लेट्स से अगर कोई आके कह देता कि डॉक्टर हुमायूं जो है ना ये पार्टी के अंदर गलत वो कर रहा है, then they have to prove that thing। तो इन चीज़ों को हमें लेकर चलने के लिए थोड़ा बहुत ज़रा हमें मतलब ऐसे शवाहिद होने चाहिए हमारे पास कि हम किसी बेगुनाह के ऊपर वो ना कर लें। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट इजी। एंड यही वो वजह थी कि अगर जब हम देखते हैं, जब मुनाफिकत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इवन जब मतलब हम लोग तो किसी खाते में नहीं है, लेकिन कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक को आइडेंटिफाई नहीं किया था, हालांकि उनको पता था लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया था। ये लोग अपनी मौत आप मर जाते होते, ये याद रखें, मुनाफिक हमेशा अपनी मौत आप मर जाता है। अच्छा मेमन साहब, क्या वाकई बुशरा बीबी की जान को खतरा है? खान साहब ने भी ये बात की सहाफ़ियों से कि बुशरा बीबी को जो है वो जहर देने की कोशिश की गई है। उन्होंने एक शख्सियत का नाम लेकर जिम्मेदारी आयद की, कहा कि ये शख्सियत जिम्मेदार होगी। तो आप समझते हैं कि वाकई पार्टी के अंदर इतनी परेशानी है कि बुशरा बीबी की जान को वाकई खतरा लाक हो सकता है? देखिए, इस तरह है कि अगर आप इवेंट्स को देखा जाए तो अगर जब बुशरा बीबी जब गई थी और उन्होंने एक मील खाने के फौरन बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और अपेरेंटली काफी खराब हो गई थी। अब उससे और फिर उनको बाज़ लोगों ने इंफॉर्मेशन दी कि आपके खाने में ये मिला दिया, आपके खाने में वो मिला दिया, वो चीजें, तो इससे शकूक जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसका तरीका सिंपल ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरी जान को खतरा है और मैं कहता हूँ कि मिस्टर XYZ इस डॉक्टर को बुलवा के मेरा चेकअप करवा दे, तो आप चेकअप करवा दें। अगर आप उसको डिले करते हैं तो मेरे शकूक और ज्यादा गहरे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इनकी नलायकी है ना कि अगर जब हम कह रहे हैं कि यार इसके टेस्ट करा लो, शौकत खानम से टेस्ट करा लो, तो क्या प्रॉब्लम है शौकत खानम से टेस्ट कराने में?
अगर हम कहते हैं कि यार ये हमारा जो है ये पर्सनल जो डॉक्टर है ये देख ले इसको, तो क्या प्रॉब्लम है उसको करने के लिए? जब आप ये नहीं करते तो हमारे शुकूक बढ़ जाते हैं। और बाकी जैसे इमरान खान ने कहा है कि देखिए अगर वो अब कस्टडी में, और अगर उनके घर को, ये बनी गाला के घर को अगर सब जेल करार दिया हुआ है, तो उसका इंतजाम जो है ना वो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, उसके अलावा कोई और कर नहीं सकता। तो ऑब्वियसली फिर जो उनको हेड कर रहा है, जो कर रहा है, तो फिर उसी की जिम्मेदारी बन जाएगी ना, और तो किसी की मेरी आपकी तो नहीं बनेगी। सही, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या वाकई इमरान खान रिहा होने वाले हैं, और क्या वाकई तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत होने जा रही है? अगर ऐसा है तो इमरान खान का अडयाला जेल से लेटेस्ट ARB चीफ के बारे में बयान, वो तो बड़ा बिल्कुल मतजाद नज़र आता है। PTI पर बदतरीन क्रैकडाउन और 2024 के इलेक्शन से आउट रखने के बाद अब क्या वाकई हम ये कह सकते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है? 3 दिन में जो 30 साल की सज़ाएं हुई वो 3 मिनटों में ख़त्म होती नज़र आ रही हैं क्या? हवाओं का रुख बदलने का सबसे पहला तासुर उस वक्त उभरा जब कोर कमांडर पेशावर के यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला और उनकी कैबिनेट की अफ्तारी हुई, जो कि मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो एक गैर मामूली और एक गैर रिवायती इवेंट था। ज़ाहिर है गुज़श्ता 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए फ़ौजी हल्के एक एरिया ममनू जैसे थे। यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के बयानात में इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत के इशारे भी हमें पिछले कुछ अरसे से नज़र आना शुरू हो गए हैं। हत्ता कि बानी PTI ख़ुद कह चुके हैं कि अगर मैं अपनी हुकूमत गिराए जाने के बाद, अदम एतमाद के बाद, अगर 2 बार जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो मैं किसी से भी मिलने को तैयार हूँ। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान भी ये दावा कर चुके हैं कि इमरान खान अप्रैल के महीने में रिहा हो जाएंगे। ये दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले चंद पार्टी कारकुनान भी रिहा हुए और रूपोश चंद पार्टी रहनुमा भी दोबारा मंजर आम पर आ गए हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान के केसेस में खासे जो लूप होल्स छोड़े गए और वो जल्द बाहर आ सकते हैं। हर तरफ से इमरान खान की रिहाई की आवाज़ें तो आने लगी हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की चमगोइयाँ भी दुरुस्त हैं और कारकुनों की रिहाइयाँ भी सिग्निफिकेंट तो लगती हैं। लेकिन ऐसे में इमरान खान का अडयाला जेल में सहाफ़ियों के सामने फिर सख्त लहजा और आर्मी चीफ के बारे में सख्त बयान, वो तो फिर कुछ और ही कहानी सुनाता है। अगर इमरान खान जल्द रिहा हो जाते हैं तो क्या वो अपने मैंडेट के बयानिए पर समझौता करके मौजूदा निज़ाम को चलने देंगे? इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत किन शराइत पर मुमकिन हो सकती है और इसमें मौजूदा हुकूमत को वक्त दिया जाना क्या ज़रूरी होगा, या फिर इमरान खान मुफाहमत की जगह मज़ामत से एक बार फिर निज़ाम को उलटना ही चाहेंगे? बात करूँगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, आपको भी मौजूदा हालात में लग रहा है, जो बात पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने भी की, कि अप्रैल के महीने में खान साहब बाहर आ जाएंगे? ये शाज़िया, ये सारी जहर की खिचड़ी बन रही है। हाँ। कि जिसमें पहले ये बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एक पार्टी अगर नीचे आती है, जो कि पहले नून को भी देखा, पीपल्स पार्टी को भी देखा, क्रैकडाउन इन पे, आज PTI पे, तो सारे इंस्टेट के डेमोक्रेसी की आवाज करें, सारे लग गए कि PTI को नीचे गिराना किस तरह है और इसके जो लीडर है उसको अंदर किस तरह कराना है, सब लग गए। तो वहां जमहूरियत कहाँ गई? चलो, उसके बाद जब आप आते हैं यहाँ, जब ये इमरान अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, इमरान खान ने ब्लंडर्स किए हैं। आपने सबसे पहला ब्लंडर, जहां आप अभी तक उसकी मार खा रहे हैं, आप पार्लियामेंट से बाहर क्यों आए? बिल्कुल, आपने लड़ाई या बहसबाजी या एहतजाज जो करना है वो पार्लियामेंट में करना था, रोड्स पे नहीं करना, क्योंकि रोड पे आपने कर दिया हुआ एक दफा, जिसका आप खमियाजा भुगत रहे हैं। वो कह रहे जी जिन शिपिंग की विजिट थी वो खराब होगी, फलाना, व्हाटएवर। द क्वेश्चन अराइजेस, इमरान खान को लचक दिखानी पड़ेगी। पॉलिटिक्स के अंदर लचक नहीं होती है तो फिर आप एक डिक्टेटोरियल, तो इसका मतलब है कि ईद के बाद ये जो प्रोटेस्ट शुरू करने, एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, अगेन ये वही मिस्टेक करने जा रहे हैं। फिर ये बिल्कुल शाजी आप सही कह रहे हैं, अगर ये मिस्टेक ये करेंगे तो फिर ये जो ताले की, जो पिंजरे की चाबी है, फिर ये इंडियन ओशन में फेंकनी पड़ेगी। क्योंकि आपने
अच्छा, अब आपने ये सवाल किया कि भाई ये बात करें, और भाई आर्मी चीफ से क्यों तुम बात कर रहे हो? तुम बात करो अपने सियासतदानों के साथ. Why are you going towards the army? The question is, the army chief is not your decider. बिल्कुल मान लिया बिटवीन द टू आप कह लो, बट एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान इन सियासतदानों के साथ कैसे बात करे जो अपनी मर्जी से काबीना नहीं बना सकते, जो अपनी मर्जी से वजीर नहीं लगा सकते, जो हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती हुकूमत वो कहते हैं हमसे बनवा दी गई. जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि कनपटी पर बंदूक कल भी थी आज भी है. तो इमरान खान साहब ऐसे सियासतदान जो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, क्या फायदा फिर ऐसे लोगों से बात करने का? क्योंकि ये सारे एक ही खेड़े के अंदर फंसे हुए हैं. हाँ. सब आप कहीं भी देख लो, जो मुसीबत में आता है ये एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना देते हैं. सारे एक ही उसके वो कहते हैं ना, वो क्या चट्टे वट्टे पता नहीं क्या कहते हैं. ये वही है. अब बात आती है कि आपने क्या अपने निजाम को पक्का करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, या शॉर्ट टर्म एडोकिज्म पे जाके आप चीफ के सामने चले जाए, अच्छा जी अब मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, सब सही हो जाएगा, और बाहर आके जिस तरह अभी एक स्टेटमेंट दी, दूसरी आप स्टेटमेंट अडयाला के अंदर कुछ और दे रहे हैं. आपने ये भी कह दिया कि अगर मुझे आखिरी हरबा है मैं मर मतलब कि जाऊंगा. अभी भी एक हाथ आपका गर्दन पे और दूसरा पैरों में. Yes, absolutely. बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा absolutely spot on. The question is कि I don't know कि इमरान खान को अंदर कौन एडवाइस दे रहा है, कौन इसको बता रहा है, कौन कह रहा है कि इसकी पार्टी मुसीबत में, और भाई मुसीबत में होती तो आज जितनी सीटें लेते तुम. आपने ले ली हैं, आप इसको कैपिटलाइज करो बाय नेगोशिएटिंग एंड टॉकिंग. दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. अगर आप वहां से जेल के अंदर से तड़ियां देंगे, डोंट फॉरगेट कि बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी मुफाहमत नहीं होगी. और नुकसान किसका है शाजिया? नुकसान पूरे पाकिस्तान का है. और हमने पाकिस्तान को देखना है, ना ही तहरीक इंसाफ, ना ही PMLN और ना ही पीपल्स पार्टी. हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट आगे देखना है. लेकिन ये सब आपस में लगे हुए, पावर स्ट्रगल में लगे हुए. अब आप खुद सोचो, आप नहीं समझते अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, ये ढील और ये कह देंगे कि इमरान खान को तो NRO मिल गया है, तो फिर सियासत हमारी एक नई डगर पर दोबारा 2006 में 7 में जो NRO दिया था जनरल मुशर्रफ साहब ने, वो कहानियां तो फिर दोबारा शुरू हो जाएंगी. तो आपकी जमहूरियत तो फिर कभी पटरी पर रही नहीं. ये आपने जो ये भी सवाल किया ना, इसको सेव करके रखें, क्योंकि होना यही है. आप देख लेना, होना यही है. आप इसको सेव करके रखें, क्योंकि वो जो पुराना बैंड है उन्होंने वही बजाना है. वो देखो जिनकी वो हो गया, फलाना हो गया. ये कोई किसी कटहरे पे नहीं ठहरने वाले. ये किसी को अगर लीगल अगर वो मिलता है रिलीफ तो कहते हैं जी देखो इनके साथ कोर्ट चले गए. नहीं मिलता है तो कहते हैं नहीं जी जजमेंट बहुत अच्छी आ गई है, ऊपर से आपके जजेस भी खुल गए. मुझे बताओ कि ऐसी जहरीली ये जो खिचड़ी हम खा रहे हैं अवाम, मेन चीज तो हमारी महंगाई की है. शाजिया इस पे को बात हो रही है. हर बंदा अपनी पोजीशन, अपनी जान, अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप को बचाने में लगा हुआ है. आप मुझे बताओ अवाम की कौन बात कर रहा है? ये बता दो आप मुझे. कोई अवाम की बात नहीं कर रहा है. महंगाई इतनी हो गई है. पंजाब में भी नून लीग बैठी हुई है, विफाक भी नून लीग के, जाहिर है नून लीग ही हम कहेंगे ना, भले ही इत्तेहादी हैं लेकिन बड़ी वजारतें या वजीर आजम तो नून लीग के हैं ना. अब पंजाब विफाक से जो ना वो मैं अगर इन अदर वर्ड्स को पंगे ले रहे हैं, लड़ाइयाँ ले रहे हैं. अब यहाँ से ऑफिसर्स को रिलीव ही नहीं दे कर रहे हैं आप लोग. आप कह रहे हैं नून लीग. इस वक्त नून की बात ना करें, इस वक्त लून की बात करें. लोगों को लून चाहिए, नून नहीं चाहिए. आपका तो लून ही खत्म हो गया इधर पंजाब के अंदर. वैसे एक बात बताएं मीर साहब, इस वक्त अगर हम ये कहें, जो बात राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वो चाहते तो वो तो वजीर आज़म भी बन जाएं. फिर वो कहते हैं कि किसी ने उनसे सवाल किया कि मोहसिन नकवी साहब तो आंखें दिखाते हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो बड़ी मध्यम से लहजे में राना साहब ने कहा कि हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, वो ना दिखाएं आंखें. मतलब कि उनकी एक जो गरज बरस जो उनकी होती थी वो बड़ी ठंडी पड़ गई है. बिल्कुल सही बात है. देखो ना अभी जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ जी वो निकल सकते हैं, कि लकूनास हैं. भाई आपके केस में भी लकूनास थे, क्योंकि आपके ऊपर जो चार्ज था आप तो निकल ही नहीं सकते थे. उसकी तो बेल ही कोई नहीं है. उस जो चार्ज आप पे लगाया था. तो लकूनास हर जगह होते हैं. ये गेम सेट एंड मैच होता है, और इसके अंदर आपने जो अभी लफ्ज इस्तेमाल किया डील दी जाती कि शायद इंसान बन जाओ. तो लेकिन अगर आप नहीं बनोगे तो ये डील को फिर आप कह लो कि ये फिर नो डील हो जाती है, फिर डील भी खत्म हो जाती है. तो ये जो इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी की बहुत तकड़े हैं, तो मैंने आपको पहले कह दिया डिसोन 2 मिलियन मेजर पार्टीज ने कर दिया. तो फिर इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? सबको पता है कौन सपोर्ट कर रहा है. बट द क्वेश्चन इज
अगर if he can deliver, great, but how can you deliver a ministry which is a very very tough ministry? ये सब ministry से tough ministry है, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स के हैं, फिर उसके बाद आपके पास एक ये पेंडोरास बॉक्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो आपने उठा लिया है, आप किस किस को तवज्जो देंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ अगर हम मफामत को सोच लें कि वाकई मफामत के बाद इमरान खान कामयाब हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जो ओहदे की मुद्दत है वो 3 साल करने की बातें हो रही हैं, वो कोशिश हो रही है या रिटायरमेंट की उम्र जो है वो बढ़ा दी जाए। अगर ये सब कुछ होता है तो आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को जो है वो इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, क्योंकि उन पर तो फिर जाहिर है एक वो इल्ज़ाम लगेगा ना कि ये सब कुछ हुआ ही काजी फाइज ईसा साहब के लिए है, उन्हें ये ओहदा लेना नहीं चाहिए, एक तो एक जानिबदारी का तासुर है, वो नहीं जाना चाहिए। फिर बिल्कुल इनको नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये लेंगे, आई सस्पेक्ट कि आपकी जो बार काउंसिल्स हैं ये इस पर बहुत एहतजाज करेंगी, ये इसके अंदर एक बड़ा रद्द अमल आएगा। एंड आई थिंक डिसेंसी, मोरालिटी, रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्स कि आपका मुद्दत पूरा हो गया, आपने काम कर दिया है जैसा भी किया है, एंड प्लीज मेक वे फॉर समबडी एल्स। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब, मेरे सर बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान का मुआशी बहरान कब ख़त्म होगा, ये सवाल हुकूमत से ज़्यादा एक आम पाकिस्तानी आज पूछता है। साल 2022 में जब PDM हुकूमत बनी तो सख्त फैसलों और रियासत बचाने के नाम पर आवाम को दिवालिया कर दिया गया, मगर मईशत से जुड़े मसाइल जूं के तूं आज भी खड़े हैं। तशवीशनाक बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि बढ़ते हुए कर्ज के बोझ से पाकिस्तान में 1 करोड़ मजीद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। पहले ही 10 करोड़ लोग इस लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की की फहरिस्त में हैती और जिम्बाब्वे से भी अब पीछे रह गया है। इंसानी तरक्की की फहरिस्त में पाकिस्तान इस वक्त 164वें नंबर पर है और इसका शुमार कम तरीन आमदनी वाले ममालिक में होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एजेंडा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अगले 5 साल तक डिफ़ॉल्ट का जो एक ख़तरा है ये मंडलाता रहेगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचने के लिए अगले 5 सालों में $120 अरब बैरूनी कर्ज़ों की शदीद ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 126% से 274% तक ज़्यादा हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये कम हैं, ये नाकाफ़ी हैं। महंगाई से चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सरमायाकारी की शरह GDP के लिहाज से बहुत कम है। रिपोर्ट में जो तजावीज़ दी गई हैं इनके मुताबिक पाकिस्तान को फौरी तौर पर रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन, टैक्स इस्लाहात, मार्केट लिबरलाइजेशन, एनर्जी सेक्टर को मौसर बनाने के अलावा ज़राअत, रियल इस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी लाने का एजेंडा भी शामिल है। नाज़रीन, एक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए 4 इजाफी तनख्वाहों की मंजूरी दी है। कहा जाता है कि अफसरान के लिए ये एजाज़ इजाफी काम करने पर मंजूर किया गया है। ये हकीकत है कि इन अफसरान ने कोई गैर मामूली काम नहीं किया जिस पर उन्हें बड़े इनाम और इकराम से नवाजा जाए। अफसरान को ये इनाम बैंकों से 23% शरह सूद पर कर्ज लेकर दिया जाएगा। हम बात यह है कि अभी पिछले महीने ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत जारी का मुहिम का ऐलान किया था। तो अब ये जो दोगली पॉलिसी है ये फिर ये क्यों अपनाई जा रही है? अवाम एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आटे की लाइनों में लगकर वो धक्के खाते हैं और यहाँ पर आप 4 जो है ना वो गुना तनख्वाहें जो हैं वो इजाफी दे रहे हैं लोगों को। मैं बात करूँगी डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट में जिसका जिक्र कर रही थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने जो पेश की है, जिसमें कहा गया है कि हम तो हैती से भी बहुत पीछे रह गए हैं, तो ये IMF का प्रोग्राम जो हम जा रहे हैं जिसमें हमें कड़वी गोली भी बकौर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के खानी ही खानी है, मुश्किल फैसले आपने करने हैं, भुगतने हम सबको, मुझे और आपको, हम सब आवाम को भुगतने पड़ने हैं, हमारे बच्चों को भुगतने पड़ेंगे। तो ये फिर IMF का जो प्रोग्राम है वो कर्जे देने में और ये किस तरह ये आप ये मैनेज करेंगे? IMF के प्रोग्राम से आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजी साहब, देखिए, एक तो बात यह है कि IMF में जाना इसलिए ज़रूरी है कि जो आपने जिक्र किया, आपको तकरीबन $25 अरब लगभग इस साल चाहिए थे और इतने ही तकरीबन अगले 3 साल चाहिए और उससे अगले साल तो इनफैक्ट आपको $31 अरब चाहिए।
सो अगर आप इस तनाजुल में देखें तो बायलैटरल पार्टनर्स, फ्रेंडली कंट्रीज, मल्टीलैटरल्स, ये सब आपको यहाँ रीप्रोफाइल यानी कि कर्जों आप वापस ना करें, अगले साल ले जाएं, ये 9-10 अरब डॉलर है जो हमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, चाइना से रीप्रोफाइल करना पड़ता है और फिर मल्टीलैटरल्स को वापस करके और पैसे लेने और कमर्शियल से नए पैसे लेने। ये तभी मुमकिन है अगर आईएमएफ की अम्ब्रेला हो। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड आईएमएफ की अम्ब्रेला तो 23 प्रोग्रामों में हमारे सरों पे थी। आईएमएफ के ये 24वां प्रोग्राम है। जब 23 प्रोग्रामों में जाने के बाद आपके मुल्क के हालात नहीं संभल सके, अभी मैं जुबैर साहब से भी ये बात करी थी कि इंडिया 95 के बाद जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं गया, और आप इंडिया की अब मंडी देखें, दुनिया जो है वो इंडिया दूसरे ममालिक में घुसकर लोगों को मार भी रहा है। कनाडा, अमेरिका में वहाँ की उनकी दहशतगर्दी पहुँच गई है, लेकिन इन ममालिक की ये जरूरत नहीं है कि जो माली मामलात हैं वो उनके साथ ख़राब कर सकें। तो ये एक ताकत होती है किसी भी मुल्क की, जो मैशत होती है, मजबूत मैशत। तो हम कहाँ खड़े हैं? तो शाजी साहिबा, आप यहाँ खड़े हैं कि ये एक और मिसनोमर है पाकिस्तान में। ये 24वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। जिंदगी में एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो 2013-16 की थी वो कंप्लीट की है। हम अगर आईएमएफ में गए भी हैं, प्रोग्राम्स में एंगेज भी किया है, तो हम वो प्रोग्राम्स या 1/3 हाफ छोड़कर बाहर निकल आते हैं। सो इवन इफ दैट एजेंडा वाज गुड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। पर दूसरी बात यह कि आईएमएफ विल नेवर बी इनफ। आईएमएफ ऐसा नहीं करेगा कि आपका ग्रोथ आर्किटेक्चर यानी कि आपकी शरह नमू के बढ़ने के लिए, जो आप जैसे कह रही थी, मुल्क को डीरेगुलेट करना, इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करना, एसएमईज को मेन स्ट्रीम करना, उनको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन देकर उनको फाइनेंशियली साउंड करके, टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करके दुनिया से कनेक्ट करना, एनर्जी सेक्टर की सर्जरी करना, या पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है उसमें एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स जैसे आपने कहा करने की ज़रूरत है। अब ये सारे काम आईएमएफ नहीं करेगा। आईएमएफ एक ऐसा क्योर है कि एक आईसीयू का डॉक्टर आपको प्राइसिंग तब्दीलियों के साथ, थोड़े फिजिकल चेंजेस के साथ, मॉनेटरी टाइटनिंग के साथ इकोनॉमी को स्लो करके एक वक्त फराहम करता है जिसमें आपने ये सब काम। लेकिन आप देखें ना, हम हर बार एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात की बात करते हैं, हम टैक्स नेट में लोगों को लाने की बात करते हैं। आप देखें ना, एनर्जी सेक्टर में आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं। आपने जो बिजली बनाने वाली जो कंपनीज हैं, आईपीपीज हैं, आपने जो 90 से उनके साथ मुआहदे किए हुए, आप उनको रिविजिट करने के लिए तो तैयार नहीं है। उनके मुआहदे ही जो है वो इतना ज़्यादा बोझ हैं कि आप बिजली आप वो दे रहे हैं, आप इस्तेमाल करें ना करें, बट यू हैव टू पे, आपको उनको पैसे देने ही देने और डॉलर्स में आप लोगों को पे करने हैं। तो बात यह कि जब ऐसे मुआहदों को आप रिविजिट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके किसी भी इदारे में आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। तो एक जो चीज़ तय कर लीजिए कि जब तक आप खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि ये इस्लाहात आपने करनी है अलॉन्ग विद एन आईएमएफ प्रोग्राम, इवन आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम एंगेजमेंट हो उसको ओन करें, दैट इज पाकिस्तान प्रोग्राम, उसको लिखें, उसमें ये इस्लाहात लिखें, उसको पार्ट बनाएं आईएमएफ के साथ जो फ्रेमवर्क तय हो। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। उसमें स्टेट का रोल कम करना, ये आईपीपीज के मुआहदे जो हैं इनको रीथिंक करना, चाइना के साथ जो रीसेंट मुआहदे हैं अगर उनकी जो डेट प्रोफाइल है उसको बढ़ा दिया जाए या कैपिटल मार्केट से डेट उठाकर उधर यूज़ कर लिया जाए तो बिजली सस्ती हो सकती है। आप ये सोचिए कि हम इस साल 235 टेरावाट आवर्स बिजली बनाएंगे और मुल्क की खपत सिर्फ 140 टेरावाट आवर्स है। ये जो बनाने की सकत है हमारी, इसकी 2100 अरब की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो भारी पड़ती है। बिल्कुल, आपको ऐसा डिमांड स्ट्रक्चर बनाना है, आप सारी तवज्जो इस चीज पर दें कि डिमांड बढ़ेगी कैसे। सो टैरिफ का रिफॉर्म करना है आपको। पाकिस्तान का जो बिजली का मिक्स है वो थर्कोल यूज करके कीमत को नीचे लाना है। अगर ये काम आप सारे नहीं करेंगे, ये तो आप बड़ा कुछ बता रहे हैं। एक आम बंदे को अब यकीन करें, इन चीज़ों का नहीं पता, वो इन टेक्निकल जो निटी-ग्रिटीज हैं वो उनमें जाना ही नहीं चाहता है। आम आदमी का कंसर्न ये है कि जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं एटलीस्ट वो उसको उसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, उसकी जेब वहाँ पर जो है उसको रिलैक्स आप करें। आम बंदे को आप कैसे रिलैक्स करें, ये प्रोग्राम कोई क्यों नहीं देता है? देखिए, मैं एक तो गुजारिश करूंगा, मैं हमेशा पाकिस्तान के भाई बहनों को ये कहता हूं कि ये वक्त इतनी आसानी से अभी नहीं टलेगा। दिस विल कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर और 2। जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो कम जरूर, ये तो हम पता नहीं 2-3 दहाइयों से यही बातें सुन रहे हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं, पर जो इस वक्त है वो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ग्रोथ भी नहीं है, सो नौकरियां नहीं निकल रही, साथ साथ इन्फ्लेशन भी हाइटेंड है। पता नहीं ये नाजुक तरीन दौर कब खत्म होगा।
आई डोंट नो। ये तब ऑफ कोर्स खत्म होगा जब हम कॉम्पिटेंटली इन सब कामों को शुरू करेंगे। लेट्स होप कि जो नई गवर्नमेंट आई है और जो SIFC उसके साथ काम कर रहा है उसको अदराक हो कि हमें कॉम्पिटेंटली ये जो मुश्किल मराइल हैं, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा जुज एनर्जी सेक्टर है। अभी भी आप जानती होंगी 2 फील्ड में है प्राइसिंग की तब्दीलियां ओगरा और नेपरा के पास, जो बोथ गैस को भी और उस हिट करती हैं बिजली को भी। अगर ये काम अगले 6 महीने साल में करना शुरू करेंगे तो कहीं 2-3 साल बाद आपको एक कंफर्ट मिलेगा। इनकम सपोर्ट में कुछ पैसे बढ़ाइए, बजट का रिफॉर्म कीजिए ताकि लोगों को एक मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हमारे साथ है। बहुत प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।